मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। एक मंच मुझे मिला जहां मैं अपनी बातों को रख सकूं। इस वर्ष के द्वारा ऐसे तो मैं मधुबनी में बहुत सारे लोगों के पास जाके अपनी बातों को शेयर करती हूँ, लेकिन ऐसा मंच मुझे मिला है जहाँ से मैं पूरे बिहार में ही नहीं, बाहर के लोगों को भी, अपनी पूरी दुनिया के लोगों को भी अपनी बातों को समझा सकती हूँ। मेरा बस कहना है, आप लोगों से एक ही अपील है, अपनी बेटियों को कभी ना कम समझें। आपकी बेटियाँ आपके ही शरीर का अंग है, जैसे बेटा आपके शरीर का अंग है, उससे बेटियाँ भी आपके शरीर का अंग है। उसको उसका पूरा अधिकार दीजिए, उसमें वो सोच बचपन से भरिए कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने की कोशिश करे। उसके ऊपर ये दबाव कभी मत डालिए कि अभी ये तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम बेटी हो, चाहे वो मायके में हो, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे कहीं भी हो, उसको खुल के बोलने का मौका दीजिए। निश्चित रूप से आपकी बेटियां कभी भी आपका सर शर्म से नहीं झुकाएगी, ऐसा मेरा मानना। जब तक आप इसकी सोच को नहीं बदलने की कोशिश करेंगे, आप ऐसी ही दुनिया चलती रहेगी, हमारी बेटियां शोषण का शिकार बनती रहेंगी। परिवार के प्रति हमारी जो सोच है कुछ अलग ही थी। मेरे पापा शुरू से ही चाहते थे कि मैं एक ऐसे लाइन में जहाँ गरीबों के लिए मैं कुछ कर सकूं, इसलिए मैंने शिक्षा के लाइन को चुना, क्योंकि मैंने देखा कि शुरुआती पीढ़ी जो होती है वहीं से हमको शिक्षा की सही नींव डालनी जरूरी होती है। तो अगर यहाँ से सही नींव, सही सोच मैं बच्चों में भर पाऊंगी तो बच्चे निश्चित रूप से आगे अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र को अच्छे से चुना। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 19 और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। दर्शकों, हम बता दें, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो राजकीय शिक्षक सम्मान 2021 से सम्मानित भी हैं और यह शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही हैं। ये हमारे स्टूडियो में आज मेहमान हैं कर्मवीर के लिए। दर्शकों, आपको बता दें कि इनकी जो बातें होंगी हमारे साथ, यह छात्र छात्राओं के लिए ख़ास करके, ये मैं कह सकता हूँ, फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि लड़कियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। विशेष हम बात करेंगे इनसे, हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे ताकि इसका फ़ायदा हमारे दर्शकों को सीधे तौर पर मिल सके। इस वीडियो को आप देखें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि लड़कियां जो खासकर छात्राएं जो पढ़ रही हैं और जो घर में हैं, उसका भी आने वाला दिन इनकी बातों से फ़ायदा ले सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल कर सकें। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर। मीनाक्षी मैम, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में सबसे पहले पारिवारिक बैकग्राउंड के साथ हमारे दर्शकों को जानकारी दें आप। सर, मेरा घर दरभंगा में हुआ। मेरे पापा कुमार सिंह कॉलेज में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, वो अब रिटायर कर चुके हैं। मैं 3 बहन 1 भाई हूँ, सबसे बड़ी मैं ही हूँ अपने परिवार में, इसलिए परिवार के प्रति हमारी जो सोच है कुछ अलग ही थी। मेरे पापा शुरू से ही चाहते थे कि मैं एक ऐसे लाइन में जहाँ गरीबों के लिए मैं कुछ कर सकूं, इसलिए मैंने शिक्षा के लाइन को चुना, क्योंकि मैंने देखा कि शुरुआती पीढ़ी जो होती है वहीं से हमको शिक्षा की सही नींव डालनी जरूरी होती है। तो अगर यहाँ से सही नींव, सही सोच मैं बच्चों में भर पाऊंगी तो बच्चे निश्चित रूप से आगे अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र को अच्छे से चुना था। मैम, मेरा ये था कि आप दरभंगा की रहने वाली हैं, आप मधुबनी कैसे आई? आप फिर शिवगंगा में आप शिक्षिका हैं, कब आप शिक्षिका बनी वहाँ? फिर आपको सम्मान कैसे मिला, सम्मान क्यों मिला, ये भी एक सवाल है। मेरा चूँकि नानी का घर मेरा यहीं मधुबनी में ही है, क्योंकि गोपी रमन राव जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं मुजफ्फरपुर के, वे मेरे नाना जी थे और सही मायने में मेरा मार्गदर्शन, मेरे आदर्श हो रहे हैं। आज जो भी मैं हूँ अपने पिताजी, अपने नाना जी की बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने जो समाज के लिए किया, मैं बचपन से ही देखते आए कि किस तरह से उन्होंने समाज के लिए कुछ नया करने की सोची। इसलिए मैं मधुबनी से ही, चूँकि मेरा एजुकेशन दरभंगा से हुआ, लेकिन अधिकतर समय मेरा मधुबनी में ही गुजरा और संजोग ऐसा हुआ कि मेरी शादी भी मधुबनी में ही हो गई, मधुबनी में, और मेरा जॉब भी मधुबनी में ही हो गया। और चूँकि मैं 2014 में जॉब में आई, क्योंकि STT पास करके हम लोग 2014 में आए थे, फर्स्ट वैकेंसी मेरी थी, पहला जॉब ही मेरा शिवगंगा में। शादी की बात कर दी तो आप ये बताएं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे पति का ITI कॉलेज है अपना मधुबनी में, भिट्टी में ही है, वो ITI के डायरेक्टर हैं। ITI के डायरेक्टर, बड़ी अच्छी बात है। तो आप शिवगंगा में आई एक शिक्षिका, खासकर सरकारी स्कूल की शिक्षिका हो या शिक्षक हो, अगर बात आती है तो लोग अलग अलग बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, वो भी बिहार की बात होगी। सही बात है। लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी क्या ऐसा कर रही हैं कि आज कर्मवीर का भी हिस्सा बन गई है ये, फिर आपको सम्मान मिला और बहुत ऐसे काम को आप कर रहे हैं जो शायद एक शिक्षक नहीं कर पाते हैं?
सर मेरा तो जॉब ही इतनी अच्छी जगह पे हो गया, जो मैं सोच रही थी वही मुझे मिल गया। मैं लड़कियों के लिए काम करना चाही थी और संजोग से मुझे गर्ल्स स्कूल ही मिल गया, तो मेरे पाँव तो ज़मीन पर ही नहीं थे कि मुझे कुछ अलग करना है। मैं शुरू से ही ये देखते आई थी, सुनते भी आई थी, चूँकि मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। लोगों का नज़रिया क्या है गवर्नमेंट स्कूल के बारे में मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़कर इतना सारा कर चुकी। मैं आपको बताऊँ कि मैंने MMA कर लिया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में रह के मैंने सारा कुछ हासिल किया, तो निश्चित रूप से वहाँ के टीचर अच्छे होते हैं। लोगों की मानसिकता है आजकल, खासकर जो लोगों की मानसिकता बन गई कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, मैं इससे को बिल्कुल नहीं मानती मीनाक्षी जी, मैं इस बात को काटूंगा आपके। अलग बात है, कर्मवीर में है मानसिकता लोगों की नहीं है, आप जैसी शिक्षिका कम मिलती है, ये सच्चाई भी उसको बदलना होता है सर, सोच को बदलना होता है। मुझे आप इस बात को काटेंगे, लेकिन मैं भी इस बात को काटूंगी यहाँ पे आपको कि प्राइवेट स्कूल में जब हम बच्चों को डालते हैं तो पेरेंट्स निश्चित रूप से बच्चे पे रहते हैं कि बच्चे आपके क्या पढ़ कर आए हैं, क्या उसको होमवर्क मिला है। लेकिन मैंने गवर्नमेंट स्कूल में कभी नहीं देखा कि कोई भी पेरेंट्स आके पूछते होंगे कि मैम आपने मेरे बच्चों के सिलेबस को क्यों नहीं कंप्लीट किया, आप मुझे छोड़े हुए हैं, मैं इसलिए छुटी हुई हूँ। आप जिस दिन हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, आप जिस दिन अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव होगा। हर की मानसिकता निश्चित रूप से ऐसी नहीं है कि बच्चों को हमको पढ़ाना है। गवर्नमेंट स्कूल में है कि गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने PG करने के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद मैं 2 साल का गैप हो गया, मैंने बिल्कुल अपनी शिक्षा को छोड़ दिया। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं गरीब परिवार की बच्चियों को घर पर पढ़ाने लगी थी। मेरे पापा देखते थे, अरे तुम अपना पढ़ाई छोड़ के उसके पीछे लग गई हो, लेकिन लगता था नहीं, मुझे उसको पढ़ाना है, उसकी सोच को बदलना है। मैंने इसलिए 2 साल अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया। मैं 2 साल गैप करने के बाद मैं PG किया और शादी के बाद मैंने BEd PhD किया और MMA भी मैंने शादी के बाद किया। तो आपका ये कहना सही है कि बहुत सारी जगह मानसिकता ऐसी है, लेकिन कुछ पेरेंट्स को भी इसमें आगे आना होगा। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स को उसको देखना होगा कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। पेरेंट्स को स्कूल जाना होगा, शिक्षकों से सवाल पूछना होगा कि आप मेरे बच्चों के सिलेबस को क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे विद्यालय आइए, कोई आपको कमी नहीं महसूस होगी। मतलब डॉक्टर मीनाक्षी कह रही है दर्शकों को कि आपको आगे आना होगा। अगर आप माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप स्कूल जाएं और आप दबाव बनाएं, आप मिलें, स्वाभाविक है पढ़ाई होगी। आप निश्चित रूप से पढ़ाई होगी। आप दबाव बनाइए, आपके बच्चे स्कूल आते हैं, आप उसके ठीक है, आप पढ़े लिखे। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता पढ़े नहीं होते, लेकिन वो इतना जरूर तो जानते होंगे कि बच्चे की कितनी घंटी क्लास चल रही है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हुआ है। बच्चे से पूछ तो सकते हैं कि आपकी किस किस घंटी की पढ़ाई हुई है। कभी मैंने नहीं देखा इन 10 सालों में कि किसी पेरेंट्स ने आके हमें कंप्लेन किया होगा कि मैम मेरे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर क्यों? अच्छा मीनाक्षी जी, एक बात बताएं, आपने बताया कि शादी के बाद बहुत कुछ किया आपने। नहीं लगता है आपको कि शायद जहाँ शादी हुई होगी आपकी या जहाँ शादी है आपकी, उन लोगों का काफ़ी कॉपरेशन था, वरना आप MMA कर लिया, आपको तो MA भी करने का मौका नहीं मिलता। नहीं, सही बात है। मेरे शादी के बाद चूंकि मेरे पापा का था, मेरे पापा प्रोफेसर थे, लेकिन फिर भी उनमें था ये कि नहीं, बच्चियों को इतना पढ़ाना चाहिए जो पढ़ लिख के अपने घर परिवार बच्चों को अच्छा पढ़ाए। लेकिन मैं शुरू से ही शौक था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ, किसी भी लाइन में मैं जाना नहीं चाहती थी। मेरे बाद वाली बहन बैंक में भी गई, मैंने बैंक में भी फॉर्म भरा, मैं पास भी कर गई, लेकिन मैं फिर भी जाना नहीं चाहा, मैं इंटरव्यू तक फेस नहीं की। इसका कारण था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाने का शौक लगा हुआ था शुरू से ही। मैंने शादी किया था अपने हस्बैंड अपने फैमिली के पास चर्चा की, चूँकि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों टीचर हैं, तो चूँकि पारिवारिक माहौल मुझे मिल गया, ये लोग कहें जितना तुमको पढ़ना है पढ़ो, मैं रोकूंगा नहीं। और शादी के बाद ही मैंने BEd किया, PhD किया, MMA किया, सारा कुछ मैंने शादी के बाद ही किया। इस मामले में काफ़ी लकी हूँ मैं, जो मुझे ऐसा ससुराल, ऐसे हस्बैंड मिले जो काफ़ी सपोर्ट किए। और यही तक नहीं, मैं सोशल वर्क या लड़कियों के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। मैं जब भी बोलती हूँ अपने पति को कि नहीं मुझे इस लड़की के लिए कुछ करना है या इस क्षेत्र में जाना जहाँ की लड़कियाँ नहीं पढ़ रही है, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे मना नहीं किया कि तुम ना जाओ। मीनाक्षी जी, हम अपने दर्शकों से आप चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो इसलिए कि हर आदमी हर औरत किसी की सास होगी और हर ससुर हर मर्द जो उसका हस्बैंड किसी का ससुर होगा, तो सास ससुर पर्टिकुलरली जो होने वाले होंगे या जो हैं, अगर उनकी बहू या उनकी बेटी कुछ करना चाहती हो तो किस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए? आप जो भी सास या ससुर बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो भी लड़की छोड़कर आती है अपने घर को, तो आपको अब वो समय नहीं रहा जो आप बहू को बहू समझे। कुछ चेंज आप में भी लाना होता है, कुछ चेंज लड़कियों को भी लाना होता है। जो निश्चित रूप से हमारा माहौल बदला है, पहले से निश्चित रूप से माहौल बदला। अगर आपकी बहू कुछ करना चाहती है तो आप उससे आगे बढ़ाएं, उसकी मदद करें। यही नहीं कि ठीक है वो घर परिवार को संभाल के ही करे, लेकिन जैसे करे लोग उसको आगे बढ़ने का मौका दे। आप अगर मौका देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी घर का मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर का मान सम्मान कम नहीं होगा। अच्छा मीनाक्षी जी, इसे बताइए हमको, आप स्कूल में शिक्षिका हैं, आप जैसे बताया कि आप फ्री में लड़कियों को पढ़ाती भी हैं, आप लड़कियों के अंदर जा करके उसके अंदर जो है जागरूकता पैदा करती हैं, उसमें छात्र भी शामिल है, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, तो किस तरह की जागरूकता पैदा करते हैं?
मैं लड़कियों में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की कोशिश करती हूँ। मेरा मानना है कि हमारे समाज में बहुत सारी बातें हमेशा होती है, ये बाल विवाह बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, लेकिन मैं बस एक ही जानती हूँ, जब तक हमारी बेटियाँ अपने मानसिक रूप से ये भर के नहीं दिमाग में चलेगी कि मुझे आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी बनना है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है, सरकार कितना भी कुछ कर ले। मैं इसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ी हूँ और मैं उस क्षेत्र में निश्चित रूप से जाती हूँ। अभी तक मैंने अपने विद्यालय की करीब नहीं भी तो 1 साल में 40 बच्चों के बाल विवाह को रोका, इंडिविजुअल। अगर बच्चे मुझे बता देते हैं कि मैडम मेरी शादी होने वाली है लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं उनके पेरेंट्स से जाके मिलती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, उनकी परेशानी को समझती हूँ, आखिर क्या कारण है जो आप शादी करना चाह रहे हैं बच्चियों की। इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला, इसमें एक मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था कि मैंने बाल विवाह के लिए बहुत काम किया था। मुझे बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, ऐसी बात नहीं है, किसी घर में मुझे गाली भी सुनने को मिली, लेकिन मैं डरी नहीं। मैं 1 घंटे उसके दरवाजे पर खड़ी रही, जब तक मैं उनके पेरेंट्स से बात नहीं कर लेती थी, मैं उस दरवाजे को छोड़ती नहीं थी। तो इस तरह से हर लोग अगर चाहें तो हम लोग समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं। मैं सबसे तो यही कहूँगी कि हमारी बेटियां कभी न कम थी, न है, न रहेंगी। बस आपको अपनी सोच बदलनी है, अपने परिवार के लोगों की सोच बदलनी है। अगर हर लोग, घर के लोग अपनी सोच को बदल लेंगे तो निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन आएगा और बाल विवाह दहेज प्रथा बिल्कुल बंद हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपको राजकीय शिक्षक सम्मान 2021 मिला था, वो दिन या वो रात कैसी गुजरी थी आपकी? मेरे वो दिन वो रात तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एक शिक्षक के लिए हर कुछ एक साइड है और यह सम्मान पाना अलग साइड है। ये सम्मान मेरे अंदर इतना मोटिव और लाया कि मेरे काम करने की ऊर्जा और ज़्यादा ही बढ़ गई। मुझे लगा नहीं, जिस काम के लिए मुझे ये सम्मान मिला है उसको मैं और अपने 100% उसमें देने की कोशिश करूँ। उस समय से लेकर आज तक, मैंने 1 साल होने जा रहा है मेरा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा काम वर्क कर चुकी हूँ इस क्षेत्र में, लड़कियों के शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा, मैंने कहीं आपका एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में यह बात सामने आई थी कि आप लड़कियों के लिए काम करते हैं। मेरा भी मानना है, कुछ लोग कहते भी ये हैं कि लड़कियों का शोषण, अगर लड़की की बात की जाए तो इन दिनों गुज़श्ता कुछ सालों में, बीते कुछ सालों की बात की जाए तो रिश्तेदार, रिलेटिव्स के हाथों ज़्यादा होता है। इस पर क्या कहना है आपको, और लड़कियों के लिए को आप बताएं कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये आपका बिल्कुल कहना सही है सर कि शोषण घर से ही शुरू होता है। मैंने बच्चियों को गुड टच बैड टच की जानकारी, मैं जब भी शुरुआत में बच्ची आती है तो मैं उसकी जानकारी खुलेआम देती हूँ, स्कूल में देती हूँ। अब बहुत सारा वीडियोज भी मेरा है यूट्यूब पे जो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे दुख होता है कि 9th की बच्चियाँ हैं, उसको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, जबकि ये मतलब शुरुआत से उसको बताने की चीज़ है। जब बच्ची थोड़ी सी समझदार होती है उस समय से ही माता पिता को, उनके शिक्षकों को ये बताना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शोषण हमारा उस समय से ही शुरू हो जाता है जब बच्चे समझने की स्थिति में नहीं होते हैं कि ये टच कौन सा है मेरा। अलगड़पन वक्त कहा जा सकता है। हाँ, वो अलगड़पन कह सकता है, उसको पता नहीं चलता कि ये क्या है, लेकिन लोगों की जो मानसिकता इसी समय से उसके प्रति गलत होती जाती है। और लड़की अगर बोलना भी चाहती है तो माँ बाप होते हैं, अरे मत बोलो, समाज में स्थिति खराब हो जाएगी, अरे तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, इनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आपकी बेटी आपकी प्राथमिकता है, आपकी रिलेशन नहीं। अगर आपकी बेटी आपके पास किसी की भी शिकायत करती है तो आपको उसके लिए खड़े होना चाहिए। मैं हर बेटियों को कहूंगी, अगर आपको लगता है कि कोई भी टच मेरे लिए अच्छा नहीं है, अच्छी फीलिंग मुझे नहीं आ रही है, तो आपके माँ बाप भी आपका सपोर्ट नहीं करते, तब खुल के अपने लिए खड़े होइए और उसका विरोध कीजिए। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे आप शोषण के शिकार बन जाएंगे। मीनाक्षी जी, जैसे आप बता रही हैं गुड टच बैड टच, तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं या फिर माँ बाप हैं जो अनपढ़ भी हैं और गुड टच बैड टच सही से नहीं समझ सकते। मैं चाहूँगा एक हल्का सा मिसाल दे करके, एक एग्जाम्पल दे करके आप बताएं, ताकि वो भलगर भी ना हो और लोगों को समझ में भी आ जाए। तो मेरा कहना है बच्चों कि गुड टच बैड टच जो है, गुड टच हमारे शरीर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं जो हमारे अपने हैं, जिनको टच करने का अधिकार हमारा है। अगर हम बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, तो हमारी मम्मी को उसका अधिकार है। जैसे हमारे लिप्स हुए, चेस्ट हुए, कमर के नीचे का पोर्शन का भाग हुआ, या हमारा गाल हुआ, या हमारा मेन पॉइंट्स हुआ। तो ये सब जो पार्ट्स हैं हमारे शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिस पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है। अगर आपको लगता है, आपके पिता ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि किसी बहाने से आपके फादर ही हो, भाई हो, कोई भी हो, उसको टच करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको वो टच अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है टीनेजर में ये टच, किसी को ये उम्र का पड़ाव है, आपको वो टच अच्छा लगेगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये टच आपके लिए आगे चल के बहुत ही ज़्यादा नुकसान का शिकार हो सकता है, आप शोषण के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस टच से बचने की कोशिश कीजिए और जहाँ तक हो इसका विरोध कीजिए। अगर आपके फैमिली के मेंबर इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, आप अपने जिस पे आपको विश्वास है उसके पास जाके आप इसका विरोध कीजिए, तो ही आप जाके शोषण से बच सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा, मानसिक से तैयार होना पड़ेगा कि हम कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे लिए गलत नहीं है। समाज क्या सोचता है उससे हमको कोई बहस नहीं है, हमारा क्या हित है, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं विद्यालय में खुलेआम बोलती हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स सोच सकते हैं कि अरे मैडम पढ़ाई की जगह क्या समझा रही है, लेकिन पढ़ाई के जरिए भी शिक्षा का एक पार्ट है।
हमारी बेटियां तभी सुरक्षित है जब तक उसको इसकी जानकारी, अगर उसको जानकारी नहीं, जैसे हम ऑटो में ही जा रहे हैं, कोई ऑटो में है, सटते सटते जा रहे हैं, हम ठीक है हम हट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सट रहे हैं, आपको वहाँ पर उसका विरोध करना है, ना कि चुपचाप आ जाना है। अगर आप चुपचाप आती तो उस लोग का जो है सोच और गंदा होगा, वो दूसरों के साथ ऐसा करेंगे। आप खुद भी इसके लिए समझिए और दूसरों को भी समझाएं कि गुड टच बैड टच है क्या। ये हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को, हर शिक्षक को ये बच्चों को बताना चाहिए। और जैसे कि आपको 2021 का सम्मान मिला, जो बैच में मिला था आपको, आपके कुछ ऐसे दोस्त या आपके ऐसे फ्रेंड सर्किल में लोग होंगे जिन्हें आप जानते होंगे, जिन्हें आपसे पहले या आपके बाद मिला हो? हाँ, हमारे पहले जो हेमंत भैया सबसे पहले तो राष्ट्रपति अवार्डी हैं, उनका बहुत सहयोग रहा, क्योंकि उनको जब मिला मैंने उनसे गाइडलाइन भी लिया कि किस तरह से ये होता है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं इसका खुद से नॉमिनेशन करना होता है। मुझे इसकी जानकारी सही में नहीं थी, तो मैंने एकाएक उनसे बात की, मेरा मन हुआ कि भैया मैं भी फॉर्म भरना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास इतना काम है? मैं क्या काम है, मुझे तो पता नहीं है। क्या ठीक है नॉमिनेशन कर लो, पता चल जाएगा। जब मैंने नॉमिनेशन किया तो मुझे लगा कि मैंने तो सारा कुछ कर ही लिया है ऑलरेडी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सोच के तो मैंने कभी किया नहीं था, क्योंकि सही मायने में बताओ कि मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन बहुतों को मिल जाता है, जैसे आपकी चंदना दत्त मैम हुई, वो भी टीचर हैं, उनको बहुत पहले से मैं जानती हूँ, उनको भी मुझसे पहले मिल चुका है। राम सेवक झा जो वाटसन स्कूल में थे, सबका थोड़ा थोड़ा मदद मुझे मिला। आप लड़कियों की बात किया है, तो लड़कियों के लिए कोई आपका कोई ऐसा होता है ना कि किसी जाति बिरादरी के गांव में जाना पड़ता होगा, तो कहाँ कहाँ जाती हैं आप? जैसे मैं खासकर अल्पसंख्यक महादलित बस्तियों में ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत घर कम ही है जहाँ के लोग पेरेंट्स लिखे होते हैं। मतलब अब सके जैसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हुए हैं, बहुत सारा गरीब हैं, उनके यहाँ आप देखिएगा क्या या तो होता है कि एडमिशन करवा दिया, बच्चों को स्कूल नहीं भेजे। मैं आपको बताऊं कि मतलब पिछले साल ठंड के मौसम में मैं मधुबनी के शायद ही कोई हाई स्कूल का ट्यूशन होगा जहाँ मैं छोड़ी होंगी, मैं ट्यूशन सेंटर पर जाके वहाँ परमिशन लेके वहाँ बच्चों को बताती थी कि आप, जबकि लोग कहेंगे कि ट्यूशन वाले सोचेंगे कि मैं विरोध कर रही है, लेकिन मैं उनसे परमिशन लेके वहाँ जाती थी, वहाँ बच्चों को बताती थी स्कूल जाने से आपका फ़ायदा क्या होगा। मैं खुलेआम सबको बताती हूँ, अगर टीचर नहीं पढ़ाते या मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो इसकी दोषी मैं नहीं हूँ, आप हैं। इतना मजा आता है आपको? हाँ, मैं तो खुल के बोलती हूँ, लोगों को बहुत कुछ सुनने को मुझे मिलता है। मीनाक्षी जी, मुझे ये बताइए कि आप दूसरी मीनाक्षी निकाल सकती हैं आप यहाँ? कितनी मीनाक्षी मिसाल दीजिए आप ना। मैं ये कुछ और बोल रहा, मैं आपसे मैं सवाल बोल रहा हूँ कि आप मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी, आपकी तरह काम करने वाली कितनी मीनाक्षी मिल जाएगी मुझे? बहुत सारी मिल जाएगी सर, आने वाला समय बहुत कम मिलेगी। आने वाले समय की बात, आने वाले समय में नहीं, अभी भी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट हैं मेरी जो खुलेआम, मैं शिक्षक पे बात कर रहा हूँ, मैं बता रही हूँ, जो स्टूडेंट है वो ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है, टीचर जो टीचर ही है, चाहे प्राइवेट की भी। बहुत सारी स्टूडेंट मेरी टीचर बन चुकी है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, मेरा साथ दे रही है। अगर मुझे उसकी जरूरत होती है तो वो मेरे साथ भी खड़ी होती है समझाने के लिए। तो एक तो पहल है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत सारी बच्ची होगी, क्योंकि मेरा जो मुहिम था खुद भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ, मैंने इतने बच्चों को उसमें जोड़ दिया है। इतनी कोरोना काल में मैंने ये मुहिम चलाया था, बहुत सारी बच्चियां मुझसे जुड़ी। आज भी मैं एक आवाज़ देती हूँ अगर बच्चों को कि अगर तुम्हारे पास अच्छा बुक है, उस लड़की के पास नहीं है बुक, तो उसके पास अगर उसके पेरेंट्स अच्छे हो तो वो अपने पेरेंट्स से लेकर उसको बुक देती है कि नहीं मैडम बोली है उसके पास बुक की कमी है। क्योंकि हर को मैं नहीं उपलब्ध करवा सकती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं इसके साथ जोड़ती हूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स भी बच्चों को समाज से दूर करते जा रहे हैं अपने आप में से। अरे ये नोट्स तुम्हारे लिए मैं खरीदा हूँ, तुम किसी को मत देना। लेकिन बच्चों के अंदर मैं ये मानसिकता डालती हूँ कि अगर तुम पढ़ रही हो, अगर किसी गरीब के पास पढ़ने की इच्छा है तो तुम अपने बुक से उसका मदद करो। ये मत सोचो कि मेरे पापा इसको 10,000 में खरीद के लाएं तो मैं इसको फ्री में क्यों बांटूं। ये मानसिकता आप मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चों में है जो पास आउट हो चुकी हैं, उनके पास भी है, जो आने वाली है उसको पर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चियाँ मेरी बात को समझती है, उसको फॉलो करती है। एक शिक्षिका होने के नाते मुझे अपनी बच्चियों पर गर्व है। आज मैं जो भी हूँ, मुझे जो भी सम्मान मिला है, मैंने पूरा क्रेडिट अपने बच्चों को दिया है, मैंने खुलेआम दिया अपने बच्चों को। दर्शकों, फख्र की बात है आपके लिए, खासकर मिथिलांचल और मधुबनी वासियों के लिए। मिथिलांचल इसलिए कि ये दरभंगा और दरभंगा की बेटी है तो मधुबनी की बहू हैं, और फख्र की बात इसलिए है कि मधुबनी की बेटी होकर या आपके समाज की बेटियों को राह दिखाने का काम कर रही है। फख्र है इस बेटी पे, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी बेटियाँ, आपकी बच्चियाँ भी देखकर दूसरी डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी बनने की कोशिश करें। अंत में एक बात जानना चाहेंगे कि आपको जो प्रोग्राम कर्मवीर जहाँ आप बैठी हुई हैं, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। एक मंच मुझे मिला जहां मैं अपनी बातों को रख सकूं। इस वर्ष के द्वारा मैं
ऐसे तो मैं मधुबनी में बहुत सारे लोगों के पास जाके अपनी बातों को शेयर करती हूँ, लेकिन ऐसा मंच मुझे मिला है जहाँ से मैं पूरे बिहार में ही नहीं, बाहर के लोगों को भी, पूरी दुनिया के लोगों को भी अपनी बातों को समझा सकती हूँ। मेरा बस कहना है, आप लोगों से एक ही अपील है, अपनी बेटियों को कभी ना कम समझे। आपकी बेटियां आपके ही शरीर का अंग है, जैसे बेटा आपके शरीर का अंग है, उससे बेटियां भी आपके शरीर का अंग है। उसको उसका पूरा अधिकार दीजिए, उसमें वो सोच बचपन से भरिए कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने की कोशिश करे। उसके ऊपर ये दबाव कभी मत डालिए कि अभी तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम बेटी हो, चाहे वो मायके में हो, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे कहीं भी हो, उसको खुल के बोलने का मौका दीजिए। निश्चित रूप से आपकी बेटियां कभी भी आपका सर शर्म से नहीं झुकाएगी, ऐसा मेरा मानना। जब तक आप इसकी सोच को नहीं बदलने की कोशिश करेंगे, आप ऐसी ही दुनिया चलती रहेगी, हमारी बेटियां शोषण का शिकार बनती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।